नमस्कार। आज का विषय थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी। दुनिया भर में जो तनाव बढ़ रहा है उसे देखकर सवाल उठता है, क्या हम वाकई एक तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? और अगर हाँ, तो भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? हमारे पास विश्व युद्ध 3 और भारत पर प्रभाव शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ अहम जानकारियां हैं। आज हम इन्हीं की गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वैश्विक पटल पर चल क्या रहा है। बिल्कुल। और ये जो दस्तावेज है ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि दुनिया में कई जगहों पर तनाव अभूतपूर्व स्तर पर है। हाँ, दिख तो रहा है। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध को ही लें। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का ये सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। और इसमें नेटो भी तो शामिल है, भले ही सीधे तौर पे ना हो। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर मध्य पूर्व में देखिए, इजराइल, हमास और ईरान समर्थित गुट जैसे हिजबुल्ला, हूती, इनके बीच लड़ाई गंभीर हो चुकी है। अमेरिका की भी भूमिका है वहां। और उधर पूर्वी एशिया में चीन ताइवान का मसला है। उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। ये सब आप कह सकती हैं परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ फौजी टकराव तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज तो इस बात पर भी जोर देते हैं कि कैसे आर्थिक चीजें जैसे प्रतिबंध, व्यापार युद्ध, हाँ, और यहाँ तक एक टेक्नोलॉजी भी, जैसे वो सेमीकंडक्टर चिप्स या रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब हथियार बन गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसे इकोनॉमिक वेपनाइजेशन कहते हैं, मतलब आर्थिक शस्त्रीकरण। अच्छा। और ये साफ दिख रहा है कि दुनिया जैसे दो खेमों में बट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी, और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उनके साथ वो उभरता हुआ ब्रिक्स प्लस समूह। हाँ, जिसमें भारत भी है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, हाँ, और अब नए सदस्य भी। सही। तो अब सिर्फ सैन्य ताकत की बात नहीं रही, अब तो जरूरी संसाधन, सप्लाई चेन, इन पर नियंत्रण भी एक बड़ा मोर्चा बन गया है। तो ये सारे तनाव देखकर सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या कहते हैं हमारे स्रोत इस बारे में? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो ये नहीं कहते कि हाँ, कल ही विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा जैसा दूसरा विश्व युद्ध था। अच्छा। लेकिन वो कई ऐसे कारण जरूर गिनाते हैं जो जोखिम को बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर तक बढ़ा रहे हैं। जैसे एक ही समय में कई क्षेत्रीय युद्ध चल रहे हैं। हाँ, ये तो है। फिर इनमें परमाणु शक्ति वाले देश भी शामिल हैं, चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से। ये चिंता की बात है। और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनका असर कम होता दिख रहा है। साथ ही साइबर हमले और वो ऑनलाइन झूठी खबरें फैलाना, दुष्प्रचार, ये भी हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। दस्तावेज में रैंड कॉर्पोरेशन और चैटम हाउस जैसे थिंक टैंक की चेतावनियों का भी जिक्र है। वो कह रहे हैं कि 2030 तक मल्टी थिएटर संघर्ष मतलब एक ही समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध, इसकी आशंका वो कहते हैं वास्तविक चिंता है। बाप रे। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत कहाँ है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि भारत एक बहुत ही सदा हुआ रास्ता अपना रहा है, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है कि भारत किसी एक गुट से बंधा नहीं है, वो अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहा है। इसके उदाहरण भी दिखते हैं ना? हाँ, कई हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध में भारत ने सीधे तौर पे किसी का पक्ष नहीं लिया, नागरिकों की मौत की आलोचना की, लेकिन रूस से सस्ता तेल खरीदना भी जारी रखा। सही। या फिर फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान का समर्थन करना, पर साथ ही इसराइल के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करना। हाँ, ये संतुलन साधना वाकई जटिल है। और ये भी दिलचस्प है कि स्रोत बताते हैं कि भारत क्वाड में भी सक्रिय है। हाँ, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ब्रिक्स प्लस में भी, जहां चीन और रूस जैसे देश हैं। तो ये सिर्फ तटस्थता नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति लगती है। बिल्कुल। दोनों तरफ अपना प्रभाव बनाए रखने की। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक सोची समझी रणनीति है और ये सिर्फ कूटनीति तक ही नहीं है। अच्छा। स्रोत ये भी बताते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को भी तेजी से आधुनिक बना रहा है। हाँ, ये तो खबरों में रहता है। नए लड़ाकू विमान आ रहे हैं, पनडुब्बियां बन रही हैं, स्वदेशी हथियार सिस्टम विकसित हो रहे हैं। और साइबर सुरक्षा और एआई पर भी जोर है शायद। हाँ, बिल्कुल। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित युद्ध क्षमताएं, इन पर खास ध्यान है। और हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए नौसेना को भी मजबूत किया जा रहा है। और आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सक्रिय है। वो IMEC कॉरिडोर यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उस पर काम चल रहा है। हाँ, वो महत्वाकांक्षी परियोजना है। और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनने की कोशिश भी है,
जैसा हमने G20 अध्यक्षता के दौरान देखा था। ठीक है, तो ये तो वही भारत की रणनीति। लेकिन ये जो तनाव भरा माहौल है दुनिया में, इसका भारत पर असर क्या पड़ रहा है? क्या स्रोत सिर्फ जोखिम ही बताते हैं या कुछ फायदे भी हैं? नहीं, दस्तावेज दोनों बातें बताते हैं। कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। जैसे भारत की जो स्वतंत्र और संतुलित भूमिका है, उससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है। लोग भारत को एक मध्यस्थ के तौर पर देख रहे हैं। रूस से जो सस्ता कच्चा तेल मिला, उससे महंगाई पर कुछ हद तक काबू पाने में मदद मिली। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण था। और वैश्विक सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं, उससे भारतीय IT, फार्मा और यहाँ तक कि रक्षा निर्यात के लिए भी नए मौके बन रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जोखिम भी उतने ही गंभीर है। स्रोत चेतावनी देते हैं कि अगर ये वैश्विक संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जो भारत जैसी आयात निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और चीन के साथ सीमा पर तनाव, खासकर LAC पर, वो और बढ़ सकता है। हाँ, वो चिंता तो हमेशा रहती है। फिर विदेशों में जो हमारे लाखों भारतीय बसे हैं, खासकर मध्य पूर्व और यूरोप में, उनकी सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन सकती है। सही कहा। और अगर वैश्विक सप्लाई चेन टूटती है तो महंगाई और उत्पादन दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो फिर अंत में इन स्रोतों से क्या निचोड़ निकलता है? क्या विश्व युद्ध आ रहा है और भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, स्रोत ये कहते हैं कि अभी औपचारिक रूप से विश्व युद्ध घोषित नहीं हुआ है। शुक्र है। लेकिन दुनिया भर में जो कई मोर्चों पर लड़ाइयां चल रही हैं, उन्होंने स्थिति को बेहद विस्फोटक बना दिया है। मतलब चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। कुछ विश्लेषक तो इसकी तुलना पहले विश्व युद्ध से पहले के यूरोप से कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें भी कही जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में स्रोत भारत को यही सलाह देते हैं कि भाई अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखो, व्यावहारिक विदेश नीति पर चलो, किसी एक खेमे में मत जाओ। बिल्कुल। अपनी रक्षा, अपनी साइबर क्षमता, अपनी अर्थव्यवस्था, इनको लगातार मजबूत करो। विदेशों में अपने नागरिकों और अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहो। और पिछलग्गू बनने के बजाय एक मध्यस्थ की भूमिका निभाओ। हाँ, एक जिम्मेदार मध्यस्थ और स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाओ। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी उभरती है कि इस तेजी से बदलते वैश्विक मंच पर क्या भारत हमेशा सिर्फ संतुलन साधने वाला खिलाड़ी ही बना रहेगा, या भविष्य में दुनिया के नियम तय करने वाले एक शक्तिशाली ध्रुव के रूप में उभरने की क्षमता भी रखता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। हाँ, इस पर जरूर सोचना चाहिए।